तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है निम्बस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आरपीएससी ने एएन की पोस्ट पर टोटल वैकेंसीज 1014 निकाली है, जिसके फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो आप सब चाहते होंगे कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स है उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व कराया जाए, ताकि आपको पता चले कि आपके पास किस लेवल के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं और किस लेवल के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस सीरीज में पहला सब्जेक्ट लेके हाजिर हो चुका हूं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर दोनों पेपर्स 2013 और 2018 सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। 2018 वाले पेपर से 2018 प्रीवियस ईयर आपके पास आरपीएससी एएन का पेपर एक एक करके देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ओके चलिए, तो आरपीएससी का आगाज किया जाए। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। फॉर अ रोड विद केम्बर ऑफ 3% केम्बर गिवन है रोड के ऊपर, और डिजाइन स्पीड गिवन है आपको 80 kmph एंड द डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph, द मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज नीडेड। यानी वो रेडियस बनानी है जिसके बाद में आपको सुपर एलिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, आपको रेडियस बतानी कर्व की जिसके बाद में सुपर एलिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सबको ध्यान में ही होगा, आपके पास इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो इट इज E + F = V² अपॉन 127R। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, ये कौन सा कंडीशन आपका इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का, इट इज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। अगर मैं बात करता हूं आपके पास मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन की, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन की, तो आपके पास सुपर एलिवेशन E कितना होता है, इट इज इक्वल टू V² अपॉन 225R। ओके, तो यहां से अगर मैं रेडियस निकालने की बात करता हूं, इट इज V² अपॉन 225E। तो यहां से रेडियस आपके पास स्पीड दे रखा आपको 80 kmph, दैट इज 80 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 इंटू E कितना है आपके पास, सुपर एलिवेशन कितना दे रखा, केम्बर कितना दे रखा आपको 3% केम्बर दे रखा है, 3% है तो 0.03। कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू आ रही है रेडियस की, क्या वैल्यू आ रहा है रेडियस का, कैलकुलेट करिए। तो वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 944 मीटर। रफली अगर कैलकुलेट करेंगे आप, ये जो वैल्यू है 944 मीटर के आसपास आ रही है। इट इज कमिंग अराउंड 944 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिल्कुल। अरे पॉज करके सॉल्व करके देखिएगा इसको, पॉज करके सॉल्व करिए और आगे मूव करिए। तो रेडियस इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 944 मीटर्स। बताइए कितना आसान सवाल है, बिना मेहनत के सवाल है। देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला आपको, जो क्वेश्चन है वो 1 से सवा मिनट में आपसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताइए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, फॉर अ ट्रांजिशन कर्व द शेप रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज। इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जो शेप रिकमेंड की जाती है ट्रांजिशन कर्व्स के लिए, ट्रांजिशन कर्व्स ऐसे कर्व जिनके ऊपर एक से ज्यादा रेडियस होती है, यानी आपके मल्टीपल रेडियस होती है, हर पॉइंट पर रेडियस एक दूसरे से अलग होता है। कहां यूज करते हैं आप, स्ट्रेट रोड और कर्व ट्रैक के बीच में। स्ट्रेट रोड और कर्व रोड जो है उसको जोड़ने के लिए आप ट्रांजिशन कर्व लगाते हैं। बताइए कौन सी शेप रिकमेंडेड है आईआरसी द्वारा। अगर मैं बात करता हूं हाईवेज के अंदर आपके पास कौन रूल्स रिकमेंड करता है, इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस। ये जो शेप रिकमेंड करता है इट इज योर स्पाइरल कर्व, या फिर इसको आप स्पाइरल का एक टाइप है दैट इज क्लॉथॉइड। तो क्लॉथॉइड कर्व भी आपको देखने को मिल सकता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, या तो स्पाइरल कर्व क्या तो ये स्पाइरल का एक टाइप होता है क्लॉथॉइड कर्व। और वहीं पर अगर मैं रेलवे इंजीनियरिंग के लिहाज से बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट रेलवे इंजीनियरिंग, तो रेलवे इंजीनियरिंग के हिसाब से आपके पास जो अथॉरिटी है वो है आपके पास रेलवे बोर्ड, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है, रेलवे बोर्ड। और उसने जो शेप रिकमेंड कर रखी है वो है आपके पास क्यूबिक पैराबोला। यानी अगर रेलवे ट्रैक्स पर अगर मुझे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, क्यूबिक पैराबोला की शेप में उसको प्रोवाइड करूंगा। और वहीं पर अगर हाईवेज में मुझे अगर एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना है, मैं हमेशा यूज करूंगा एक स्पाइरल कर्व। तो स्पाइरल कर्व ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना, हाईवे के लिहाज से आपके पास कौन सा है, स्पाइरल या फिर क्लोथोइड कर्व। और वहीं पर अगर कोई पूछता है रेलवे के लिहाज से आपके पास कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो क्यूबिक पैराबोला आपके पास ट्रांजिशन कर्व की शेप है जो आपको यूज करनी चाहिए टू मेक अ ट्रांजिशन कर्व। बताइए क्लियर है? चलें आगे, चलें तीसरे सवाल पर आइए। तीसरा सवाल आपके पास है, ये सब 2018 के पेपर के थ्रू हो रहा है। आरपीएससी 2018 का जो पेपर था उसके अंदर के सारे क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको इस पेपर में भी देखने को मिलेंगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस लेवल के प्रिपरेशन मुझे करनी है ताकि मैं एक आरपीएससी एई का पेपर यानी प्रीलिम्स का पेपर अच्छे से फाइट कर सकूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन अ हाईवे टू अकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंग टू। एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि ट्रैफिक वॉल्यूम कौन सा लेना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में एक हाईवे को डिजाइन करना चाहिए, यानी हाईवे की कैपेसिटी किस ट्रैफिक वॉल्यूम को झेलने की होनी चाहिए। तो आपको पता होगा इंडिया में जो डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम है, इंडिया में डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम कौन सा होता है, डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम जो है इट इज 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। यानी साल का वो 30वां घंटा, अगर मैं साल को टोटल अगर मैं घंटों पे डिवाइड कर दूं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो जाएंगे, 365 डेज है आपके पास, एक दिन में 24 घंटे हैं, तो आगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए। इसमें मैं हर घंटे का अगर ट्रैफिक वॉल्यूम मेजर करूं, हर घंटे का ट्रैफिक वॉल्यूम मेजर करूं व्हीकल्स पर आवर में, उसमें जो 30वीं सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो है मेरा 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। यानी ये 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम को डिफाइन कर सकता हूं, ये वो ट्रैफिक वॉल्यूम है जिसको साल में 29 बार एक्सीड किया जाएगा, यानी इट इज बीइंग एक्सीडेड बाय 29 टाइम्स। तो साल में 29 घंटे ऐसे होंगे जिसके अंदर ट्रैफिक वॉल्यूम इससे ज्यादा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो डिजाइन करते हैं आईआरसी के अकॉर्डिंग, इंडिया में जो ट्रैफिक वॉल्यूम डिजाइन वॉल्यूम है वो कौन सा है, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू आईआरसी, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, आपके पास डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम कौन सा है, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो देखो 30th आवर पीक आवर एडीटी, दिस इज योर एवरेज डेली ट्रैफिक, दिस इज 15 मिनट पीक आवर ट्रैफिक, ये आपके पास पीक आवर ट्रैफिक है। और ये साल का वो 30वां घंटा है जिसके अंदर ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। तो जो इंडिया में डिजाइन है वो सब किस पे की जा रही है, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम पर। बोलो, चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट, अ ट्रैफिक रोटरी इज जस्टिफाइड वेयर। एक ट्रैफिक रोटरी कहां लगाना चाहिए, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड्स इज बिटवीन 8 and 10। 8 से 10 रोड जब एक जगह पर जाके इंटरसेक्ट कर रही हो, 8 से 10 रोड जब एक जगह जाके इंटरसेक्ट कर रही हो तब आपको ट्रैफिक रोटरी लगानी चाहिए। अरे भाई बिल्कुल गलत बात है। अरे हजारों हमने चौराहे देखे, हजारों ट्रैफिक रोटरीज देखे जहां पर 4 रोड इंटरसेक्ट कर रही है, 3 रोड इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर भी रोटरी बना रखा होता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या रखा है, स्पेस इज लिमिटेड एंड कॉस्टली। जहां स्पेस कम हो और महंगी हो, भाई साहब ट्रैफिक रोटरी बनाने में तो आपको एक अच्छा खासा एरिया चाहिए होता है। अगर स्पेस नहीं होती तो मैं लाइट्स लगाता, ट्रैफिक लाइट्स लगाता, मैं ट्रैफिक रोटरी थोड़ी बनाता। तो ट्रैफिक रोटरी लगा रहा हूं मतलब मेरे पास जगह है। तो जहां स्पेस लिमिटेड होगी, कम होगी और महंगी होगी, वहां थोड़ी लगाऊंगा ट्रैफिक रोटरी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा क्या रखा है, व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज मोर देन 600 व्हीकल्स पर आवर। ट्रैफिक वॉल्यूम जो है एक घंटे में 600 से ज्यादा व्हीकल्स ट्रेवल कर रहे हैं वहां पे, तो ये कोडल वैल्यूज के हिसाब से गलत है, कोडल वैल्यूज के हिसाब से गलत है। व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज हैविंग लोएस्ट लिमिट ऑफ 500 व्हीकल्स पर आवर, ये बिल्कुल सही है। मतलब अगर मैं बात करता हूं एज पर आईआरसी, तो एज पर आईआरसी जो मिनिमम डेटा है आपके पास, एज पर आईआरसी मिनिमम जो ट्रैफिक होना चाहिए एक ट्रैफिक रोटरी के लिए वो होना चाहिए आपके पास 500 व्हीकल्स पर आवर। और वहीं पर जो मैक्सिमम ट्रैफिक एक रोटरी हैंडल कर सकता है इट इज 3000 व्हीकल पर आवर। तो हमारे आईआरसी के अकॉर्डिंग मिनिमम आपके पास 500 व्हीकल एक घंटे में अगर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं जगह पर, तो वहां ट्रैफिक रोटरी आपको लगाना चाहिए। मैक्सिमम अगर 3000 से ऊपर के व्हीकल है तो वहां ट्रैफिक रोटरी काम ही नहीं कर पाएगा। ट्रैफिक रोटरी मैक्सिमम कितना संभाल पाता है आईआरसी के अकॉर्डिंग, 3000 व्हीकल, यानी एक घंटे में 3000 व्हीकल से अगर ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो उधर ट्रैफिक रोटरी काम करेंगे। मैक्सिमम 3000 व्हीकल्स पर आवर की इसकी कैपेसिटी होती है, मिनिमम कितनी होती है 500 व्हीकल्स की, ठीक है। अच्छा एक वैल्यूज में आपको आश्तो के हिसाब से बता दूं, ये तो आईआरसी के अकॉर्डिंग है, अमेरिकन स्टेट एसोसिएशन ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट, इसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम वैल्यू अगेन सेम है, मिनिमम वैल्यूज है आपके पास 500 व्हीकल्स पर आवर, मैक्सिमम जो वैल्यू है इट इज
5000 व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। तो हमारे को प्रायोरिटी देनी है अपने डेटा को, IRC के डेटा को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वैल्यूज आपको पता रहनी चाहिए। रीजन क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मार्केट में घूमते फिरते मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वैल्यूज ध्यान रखना आज तो के हिसाब से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन विद टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स आर। एक राइट एंगल रोड है जो जिस पर टू वे ट्रैफिक है, ठीक है। टू लेन रोड होगा क्या, टू लेन रोड का कोई मेंशन ही नहीं है, बट ऑप्शंस के हिसाब से 24, 16, 32, 4। तो ये बेसिकली आप इसको लिख सकते हो, एक टू लेन रोड है, टू लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक, टू लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसने बाय डिफॉल्ट मान लिया वो रोड क्या है, टू लेन का है, ठीक है। टू वे ट्रैफिक कहने का मतलब क्या, दोनों साइड से, इधर से भी ट्रैवल है और इधर से भी ट्रैवल है, दोनों साइड से ट्रैफिक ट्रैवल कर रहा है, और एक राइट एंगल इंटरसेक्शन है, यानी आपको कुछ इस टाइप का इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास दो लेन, इन रोड्स में भी दो लेन हो गई, इन रोड्स में भी दो लेन हो गई, तो ट्रैफिक इनकमिंग, इधर से इनकमिंग, इधर से इनकमिंग, इधर से इनकमिंग। तो क्या देखा, मतलब ये जो रोड है इधर कितने ट्रैफिक आपके पास कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होंगे। अगर मैं मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स की बात करता हूँ, जो इस बीच वाले एरिया में बनेंगे, इस बीच वाले एरिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बनेंगे वो इस एरिया के अंदर, ओके। ये जो हाईलाइटेड एरिया आपका, इसके बीच में जितने भी ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बनेंगे वो कहलाएंगे मेजर, वो कहलाएंगे आपके मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। यहाँ पर जितने होंगे ये सब क्या होंगे, मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स की अगर बात करते हो तो 2016। अगर मैं बात करता हूँ मर्जिंग डाइवर्जिंग के, दैट आर माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, ये किसके लिए, आपके मर्जिंग और डाइवर्जिंग के, ये आपको देखने को मिलेंगे इसमें 8। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने हो गए, टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स इट इज 16 + 8 दैट इज 24। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन जो हमको पूछा है उसका आंसर तो ये रहा है 24। अगर यहीं पर एक चीज और बोल देता कि इसके अंदर पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट्स भी ऐड कर दो, पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट्स, पेडेस्ट्रियंस के साथ में जहां पर एक्सीडेंट होने की चांसेस है वो भी ऐड कर दो, तो इसमें 8 और ऐड कर दो, ये टोटल आपको मिल जाएगा 32। तो अगर एक टू लेन रोड है विद टू वे ट्रैफिक, अगर मेरे को जनरल केस में अगर पूछेगा टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितना 24, मेजर पूछेगा 16, माइनर पूछेगा 8, और वहीं पर उसने बोले पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट भी जोड़ दो, तो इस 24 में 8 और जोड़ दो, यानी 32। तो अगर विद पेडेस्ट्रियन पूछता, विद पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट्स, विद पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट, तो आप आंसर देते हैं 32। अगर विदाउट पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट पूछा है, विदाउट पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट पूछा है, तो आपके पास कितना है 24। अगर केवल मेजर पूछता तो कितना होता 16। तो आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। तो हम केवल क्वेश्चन से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके ऑप्शंस भी डिस्कस कर रहे हैं, और अगर क्वेश्चन में वेरिएशन आया तो क्या वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। चलें आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द शेप ऑफ स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67 इज। IRC 67 वो कोड है जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए ट्रैफिक साइंस से रिलेटेड। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टॉप साइन जो है उसका शेप कैसा होना चाहिए, अरे देखा क्या ऐसा स्टॉप साइन, कुछ ऐसा साइन देखा है क्या रोड के ऊपर, ऐसा बीच में स्टॉप लिखा रहता है, ये साइन देखा क्या स्टॉप साइन। ये क्या शेप है, इसकी शेप कैसी है, शेप जो है अष्टकोणीय है, यानी ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल शेप है इसकी, ऑक्टागोनल शेप है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किस कलर का बैकग्राउंड होता है इसका, इसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है, कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एस्फॉल्ट कंक्रीट इज अ मिक्स कंप्राइजिंग ऑफ। एस्फॉल्ट कंक्रीट क्या होता है, देखिए जब आप बात करते हैं एस्फॉल्ट की,
तो एसफॉल्ट बेसिकली एक रोड मेकिंग मटेरियल है, रोड मेकिंग मटेरियल है, रोड्स बनाई जाती है एसफॉल्ट से। ये कुछ नहीं है बेसिकली। अगर एसफॉल्ट के कंस्टिट्यूएंट्स की बात करेगा कोई, उसके अंदर एक तो हॉट बिटुमिन होता है, बिटुमिन गर्म किया हुआ बिटुमिन, या इसकी जगह आपने कटबैक्स अगर यूज किए तो वो हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट मिला दे, कोर्स एग्रीगेट, इसके अंदर फाइन एग्रीगेट यानी बजरी वजरी मिला दो, फाइन एग्रीगेट। और अगर कुछ आपको फिलर मटेरियल मिलाना है तो फिलर भी मिला दीजिए। फिलर में आपके सब ये फ्लाई ऐश वगैरह आ गए, वो सब मिला दो, ठीक है। तो इन सब का जो मिश्रण बनता है उसको बोलते हैं एसफॉल्ट, इसको बोलते हैं एसफॉल्ट। इससे आप रोड मेकिंग करते हो, इसके ऊपर रोलर वोलर चला के आप जो है रोड की सरफेस बनाते हो। तो एसफॉल्ट बेसिकली रोड मेकिंग मटेरियल है, जिसके अंदर क्या होता है आपके पास बिटुमिन, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल्स, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, फाइन एग्रीगेट, मिनरल फिलर एंड बिटुमिन। बिटुमिन भी है, फिलर भी है, फाइन एग्रीगेट है, लेकिन कोर्स एग्रीगेट नहीं है, कोर्स एग्रीगेट नहीं। सेकंड ऑप्शन, फाइन एग्रीगेट एंड बिटुमिन, अगेन कोर्स एग्रीगेट नहीं है और फिलर भी नहीं है, ठीक है। फिलर तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है, लेकिन कोर्स एग्रीगेट तो होना चाहिए। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, मिनरल फिलर एंड बिटुमिन, चारों है, बिल्कुल खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। डी दे रखा कोर्स एग्रीगेट, फिलर और बिटुमिन, यहाँ पर आपके पास क्या है, फाइन एग्रीगेट नहीं है, देयर इज नो फाइन एग्रीगेट। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। सारे दे रखे हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो, आइए अगला सवाल पे देखिए। अगला सवाल आपके सामने क्या है, RC2, MC2 एंड SC2 करस्पॉन्ड टू। आपके पास तीन अलग अलग ग्रेड दे रखी है कटबैक्स की, RC2, MC2 और SC2, ठीक है। ऑप्शन दे रखा पहला सेम विस्कोसिटी, दूसरा दे रखा विस्कोसिटी इज इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम RC2 टू SC2, विस्कोसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम RC2 टू SC2 और नन ऑफ द अबव। देखिए अगर मैं बात करता हूं कटबैक्स की, अगर मैं बात करता हूं कटबैक्स की, तो कटबैक्स को आप तीन कैटेगरी में बांटते हो, रैपिड क्यूरिंग कटबैक, मीडियम क्यूरिंग कटबैक और स्लो क्यूरिंग कटबैक। इस रैपिड क्यूरिंग को कहते हो आप RC, मीडियम क्यूरिंग को कहते हो MC, स्लो क्यूरिंग को कहते हो SC। रैपिड क्यूरिंग कटबैक में क्या मिलाया जाता है बिटुमिन के अंदर विस्कोसिटी कम करने के लिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। मीडियम क्यूरिंग में आप केरोसिन को मिक्स करते हैं, स्लो क्यूरिंग के अंदर आप हाई मेल्टिंग पॉइंट का कोई भी एडिटिव मिक्स करते हैं, रैपिड क्यूरिंग में क्या करते हैं, पेट्रोल या गैसोलीन इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। पेट्रोल को मिक्स किया जाता है, बेसिकली ये अमेरिकन लोग इसी को गैसोलीन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है, RC1, RC2, RC3, RC4 और RC5। इधर भी ऐसा ही है, MC1, MC2, MC3, MC4 और MC5। इधर भी 5 कैटेगरीज है, SC1, SC2, SC3, SC4, SC5। अब इधर देखिए, ये 1 से 5 जो नंबर है ये बेसिकली बता रहे हैं इनकी विस्कोसिटी का लेवल। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, अगर मैं ट्रेवल करता हूँ, इफ आई ट्रेवल टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, मेरी विस्कोसिटी बढ़ रही है, यानी जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा इसमें क्या है, विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, विस्कोसिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मेरे को बोलता है तीनों नंबर जिनके नंबर सेम है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 कैटेगरीज RC2, MC2 और SC2, जिनके बेसिकली क्या है, नंबर सेम है, तो नंबर सेम होने का मतलब क्या है, सेम विस्कोसिटी। एक नंबर की विस्कोसिटी एक जैसी है, तो अगर कोई बोलता है नंबर सेम है तो विस्कोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। कल को कह देगा RC2 और SC4 में से ज्यादा विस्कस कौन सा है, SC4 विस्कस है, नंबर बड़ा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। कल को बोल देगा SC1 और MC4 में कौन सा विस्कस है, MC4 विस्कस है, नंबर बड़ा है। तो देखो नंबर जितना बड़ा विस्कोसिटी लेवल उतना ज्यादा। सेम नंबर सेम विस्कोसिटी, सेम नंबर सेम विस्कोसिटी। तो यहाँ पर दोनों में नंबर क्या है, 2, 2 और 2, तो सेम विस्कोसिटी, बात खत्म हो गई। बोलो, तो अगर सेम नंबर होंगे सेम विस्कोसिटी होगी, नंबर बड़ा विस्कोसिटी ज्यादा। फर्क नहीं पड़ता चाहे RC का है, MC का है, SC का है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों नंबर एक तरीके, आपके पास विस्कोसिटी सेम, खत्म बात, इतनी सी बात है। नंबर बड़ा विस्कोसिटी ज्यादा, नंबर छोटा विस्कोसिटी कम। चलो आगे चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंस्की-मार्टिन apparatus आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट ऑन बिटुमिन फॉर टेस्टिंग। पेंस्की-मार्टिन apparatus
किस टेस्ट को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है? आपने बहुत सारे बिटुमिन के टेस्ट देखे होंगे, बिटुमिन के बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे आपने। तो बिटुमिन के टेस्ट के बारे में बात करता हूं। एक टेस्ट होता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। आपके पास पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, आपके पास पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, आपके पास विस्कोसिटी टेस्ट होता है, आपके पास सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है। तो बहुत सारे अलग अलग टेस्ट है, ठीक है। आपके पास डक्टिलिटी टेस्ट होता है, डक्टिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टेस्ट है। इसमें एक टेस्ट है फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, जिसको किया जाता है पेंस्की मार्टिन अपैरेटस की मदद से। ये बेसिकली वो टेम्परेचर ढूंढने के लिए टेस्ट होता है जिस टेम्परेचर पे बेसिकली आपका बिटुमिन जो है, या तो देखो फायर पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर हो गया जिसके ऊपर आपकी बिटुमिन की जो वेपर्स है वो आग पकड़ सकती है, और फायर पॉइंट वो टेम्परेचर हो गया जिसपे बिटुमिन खुद आग पकड़ सकता है। तो जिस टेम्परेचर पर ये दोनों फ्लैश और फायर पॉइंट मिलते हैं, इन टेम्परेचर को जांचने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, वो किया किस जाता है? पेंस्की मार्टिन अपैरेटस से। तो आपके पास फायर पॉइंट निकालने का जो टेस्ट है वो कौन सा है? पेंस्की मार्टिन। डक्टिलिटी टेस्ट, उसको खींच के मैं कितना लंबा तार बना सकता हूँ बिना तोड़े, तो वो लंबाई के रूप में आप डक्टिलिटी को एक्सप्रेस करते हो। तो डक्टिलिटी टेस्ट आपके पास, डक्टिलिटी आपके पास जो अपैरेटस होता है उसकी मदद से क्या होता है? डक्टिलिटी टेस्ट, ठीक है। ब्रिकेट शेप का मोल्ड होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका एरिया होता है। याद रखिए सब छोटी छोटी चीजों को, ये डेटा पूछा जा सकता है। विस्कोसिटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए आपके पास जो अपैरेटस है, इट इज सेबॉल्ट विस्कोमीटर, सेबॉल्ट विस्कोमीटर या सेबॉल्ट फ्यूरोल, या फिर इसका एक नाम और है, एक नाम और है एफ्लक्स विस्कोमीटर, एफ्लक्स विस्कोमीटर, ठीक है। सेबॉल्ट विस्कोमीटर कह दो या सेबॉल्ट फ्यूरोल कह दो, एक ही बात है, एक ही बात है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, ये आपके क्या था? रिंग एंड बॉल अपैरेटस के साथ में, रिंग एंड बॉल अपैरेटस, रिंग एंड बॉल अपैरेटस, रिंग एंड बॉल टेस्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए, तो आपके पास फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट के लिए कौन सा अपैरेटस है? पेंस्की मार्टिन। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल आपके पास है, टाई बार्स इन सीसी रोड्स आर एट। जो सीसी रोड्स होती है, सीमेंट कंक्रीट रोड्स है, उसमें टाई बार्स कहाँ लगाए जाते हैं? कहाँ लगाए जाते हैं भाई? ये रहा यार, सीधा क्लियर। टाई बार्स क्या होते हैं? ऐसे बार्स जो बेसिकली क्या कर रहे हैं? रोड के दो टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। अगर मान लो ये आपका रोड है, ये रोड है, इसको दो अलग अलग हिस्सों में बनाता हूं मैं, मान लीजिए दो अलग अलग हिस्सों में मैंने इस रोड को बनाया है, तो इनको जोड़ने के लिए जो बार्स काम ली जाएगी उनको कहा जाता है टाई बार्स। इनको जोड़ने के लिए जो बार्स काम ली जाती है, इसका काम लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म का नहीं होता, इसका काम होता है बेसिकली इनको जोड़ के रखना। तो ये जो बार्स है ये सब क्या कहलाती है? डीज बार्स आर व्हाट? कोई भी बार ले लो, ये सब क्या है? टाई बार्स है बेसिकली। जॉइंट कैसा है? जॉइंट कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। रोड की लेंथ क्या लॉन्ग है, तो इसलिए इसको कह दूंगा मैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, क्योंकि रोड की लेंथ क्या लॉन्ग है इसलिए जॉइंट को बोल देंगे हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो इसमें सरिये लग रहे हैं, ये सरिये लगा रहे हो आप बेसिकली क्या करने के लिए? दोनों रोड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कब प्रोवाइड किया जाता है? ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कब प्रोवाइड किया जाता है? जब ये विड्थ, आपका रोड का जो विड्थ है, दिस विड्थ इज मोर देन 4.5 मीटर। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कब प्रोवाइड किया जाता है? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कब प्रोवाइड करेंगे? जब रोड की चौड़ाई 4.5 मीटर से ज्यादा हो, ठीक है। ये जो विड्थ है, इफ दिस विड्थ इज मोर देन 4.5 मीटर, तभी जॉइंट को प्रोवाइड करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। जबरदस्ती का पैसा नहीं खर्च करो, ठीक है। लेकिन अगर 4.5 मीटर से ज्यादा है तो उस केस में आप प्रोवाइड कर सकते हो। जब प्रोवाइड करते हो उनको, दोनों रोड्स को जोड़ने के लिए आप जो सरिये डालते हो उनको कहते हो आप टाई बार्स, ठीक है। इनका काम बेसिकली होता है रोड को टाई करना, बांध के रखना, ठीक है। तो ये बेसिकली रोड को बांधने के काम आते हैं। तो कहाँ काम आएंगे? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में। ये एक्सपेंशन और कंट्रक्शन जॉइंट्स, ये सब क्या है आपके पास? या वॉर्पिंग जॉइंट्स की बात करो तो वॉर्पिंग सेक्शन की वॉर्पिंग से रुकना, ये सब क्या है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन के जॉइंट्स है, ये सारे ट्रांसवर्स डायरेक्शन के जॉइंट्स है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के अंदर कौन से लगते हैं? टाई बार्स लगते हैं। उनके अंदर कौन लगेगा? डबल बार्स। उनके अंदर लगेंगे डबल बार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IRC गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट्स बाय CBR मेथड द लोड पैरामीटर रिक्वायर्ड इज। IRC की गाइडलाइंस के अलोंग अगर मैं बात करता हूं तो किस पैरामीटर के अगेंस्ट, किस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन करता हूं CBR मेथड से? देखिए
पहले जब अर्लियर सीबीआर मेथड था वो था नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स पर, जो पुराना ओरिजिनल सीबीआर मेथड है वो किस पर है, कॉमर्शियल व्हीकल्स की संख्या पर, ठीक है, सीबीआर मेथड। लेकिन बाद में आईआरसी ने आईआरसी 37 में चेंज कर दिया था, एक मॉडिफाइड सीबीआर टेस्ट बनाया गया जो कि काम करता है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल्स पर। यह है आपके पास मॉडिफाइड सीबीआर टेस्ट जो हम जनरली यूज कर रहे हैं इंडिया में, मॉडिफाइड सीबीआर टेस्ट। ये किस पे वर्क करता है आपके पास, स्टैंडर्ड एक्सेल्स की गिनती पर, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल्स पर, ठीक है, इन मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल्स, यूनिट दे रखी है एमएसए, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। तो आप बेसिकली एक्सेल्स की संख्या गिन रहे हो, ठीक है, व्हीकल्स की संख्या नहीं गिन रहे हो। रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया गया, अलग अलग व्हीकल्स का बेसिकली लेंथ अलग अलग है तो उनका वेट भी अलग अलग है। सीधी सी बात, एक 16 चक्कों का ट्रक है, उसका वेट आपकी एक कार से बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं दोनों को एक एक व्हीकल गिनता हूं तो इस पहले वाले मेथड के हिसाब से तो बात करता हूं दोनों व्हीकल समान हो गए, लेकिन एक्चुअल केस में समान है क्या, 16 चक्के वाला अगर ट्रक है तो उस केस में उसका वेट भी तो बहुत ज्यादा होगा, उस कार का हो सकता है 4 गुना 5 गुना होगा। अगर 4 गुना 5 गुना वेट है उसका तो बेसिकली आप कह सकते हो ये व्हीकल और ये व्हीकल, दोनों व्हीकल समान नहीं है। मतलब एक छोटी सी कार और एक बड़ा ट्रक दोनों जब समान नहीं है तो कैसे दोनों को एक ही व्हीकल कह सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल्स को पैमाना बना लिया, ठीक है। तो ये आपका मॉडिफाइड सीबीआर टेस्ट क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल्स को यूज करता है, जबकि आपके पास पुराना जो टेस्ट था वो नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स यूज करता था पर डे के हिसाब से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रोड इज टू प्लेस अ सिंगल लेयर ऑफ रीइंफोर्समेंट। जनरल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, जब एक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट रोड बनानी है, आरसीसी का रोड बनाना है, तो रीइंफोर्समेंट कहां लगाना चाहिए। देखिए रोड के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा रीइंफोर्समेंट कहां लगाया जाता है, मिडिल पोर्शन में, मिडिल पोर्शन में, यानी रोड की डेप्थ के बीचों बीच, क्योंकि रीजन है आपके पास जो लोड है ऊपर से आने वाला है, एक्ट करने वाला है, तो उस केस में आप कंप्रेशन जोन में नहीं रखना चाहते हो, आप बेसिकली उसको टेंशन जोन के पास में रखना चाहते हो रीइंफोर्समेंट को, ताकि वो आपको ज्यादा अच्छी ताकत दे सके। बीच में रखने से फायदा क्या होगा, वो कंप्रेशन में भी सामर्थ्य देगा और टेंशन में भी देगा, दोनों के अंदर फायदा देगा मेरे को, इसलिए मैं मिडल में लगाता हूँ। ओके, तो आई गेस आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेपर यानी 2013 के पेपर को लेते हुए। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, 2013 का पेपर भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दिस इज अभी माथुर साइनिंग ऑफ। आई होप आपको इस साल के यानी 2018 के जो पेपर्स देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि आपके पास लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का। तो ऐसे ही हम 2013 के पेपर को भी सॉल्व करेंगे और आगे जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लास्ट पेपर फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए दिस इज अभी माथुर साइनिंग ऑफ। जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल निम्बस लर्निंग से। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.